नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है पहले उससे रूबरू कराते हैं आपको। पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के रावलकोट से रची गई थी साजिश। तो एक बार फिर पाकिस्तान कनेक्शन आतंकवाद का, पाकिस्तान के रावलकोट से रची गई साजिश। 2 हफ्ते पहले भारत में दाखिल हुए थे आतंकी। मॉड्यूल करीब करीब वही जो मुंबई पर आतंकी हमले का था। पंजाब एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री आतंकवाद की, पाकिस्तान के पंजाब की, और वहां से आतंकी भारत दाखिल कराए जाते हैं। पीर पंजाल की पहाड़ियों से आए आतंकी, सुरक्षा बलों ने तेज किया है एक्शन। जैसा आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो नरसंहार हुआ है एक दिन पहले, वहां एनआईए जांच कर रही है। सुरक्षा बलों ने एक्शन तेज किया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना ने ढेर किए हैं 2 आतंकी। तो एक्शन में आ गई है भारतीय सुरक्षा एजेंसी और भारतीय सेना। 2 आतंकी भी ढेर हुए हैं। यह आप तस्वीर देखें, यह उस वक्त की तस्वीर है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं घायलों से और जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को गंवाया है उनसे मुलाकात करने के लिए। और यही वो घाटी है शायद जहां पर नरसंहार को अंजाम दिया गया था, या इससे लगी हुई क्षेत्र जो है। और बहुत ही दुखद और पीड़ादायक ये घटना। और ये एक बार फिर रावलपिंडी कनेक्शन, पीर पंजाल की पहाड़ियों से आए थे आतंकी। बर्फ हुई है लाल कश्मीर की और निर्दोषों का खून बहाकर उसे मजहब की लाइन देने की कोशिश की गई है। पूछा गया, क्या तुम्हारा मजहब है? कलमा पढ़ सकते हो? कलमा पढ़ोगे तो छोड़ देंगे, बख्श देंगे। यानी सब कुछ एक बहुत मजबूत षड्यंत्र का हिस्सा। तो पहलगाम में जहां आतंकियों ने कोहराम मचाया था, वहां पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह एक दिन पहले तत्काल इस घटना की सूचना मिलते ही रवाना हो गए थे। तो पहलगाम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। चॉपर आप देख रहे हैं कि ये पहलगाम की उसी घाटी में उतर रहा है जहां नरसंहार किया गया और मजहब की डिवाइड पर किया गया। और ये बताकर किया गया कि हिंदुस्तान में नफरत फैलानी है, हिंदू मुसलमान में डिवाइड को और गहरा करने की कोशिश करनी है। ये कोशिश है आतंकियों की और ये षड्यंत्र का उनका एक पुराना चेहरा है। 27 से ज़्यादा पर्यटक जो हंसी खुशी पहुंचे थे जम्मू कश्मीर, जिनके मोबाइल ऑन थे, कैमरे, परिवार एक दूसरे की गलबहियां किए हुए इन खूबसूरत घाटियों में वीडियोस बना रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि कुछ कायर आतंकवाद का चेहरा नकाब ओढ़े हुए, मजहब का नाम लेने वाले कुछ कायर बुज़दिल लोग जो खुद को टेररिस्ट कहते हैं, वो हाथ में बंदूकें लिए उनका इंतजार कर रहे हैं। तो ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब अमित शाह पहुंचे पहलगाम की उसी घाटी में जहां नरसंहार हुआ था। और ये एक मैसेज देने की कोशिश है, ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि तुम अपना काम कर रहे हो लेकिन चुन चुन कर मारेंगे तुमको। और देखो, देश का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सख्ती से सामने आता है, जिसने नक्सलवाद के समाप्ति की लाइन तय कर दी है, जिसने आतंकवाद के खात्मे की भी कसम खाई है, वो पहुंच चुका है उसी ज़मीन पर, उसी जगह। ये खौफनाक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चेहरा हम इसका नहीं दिखा पाए, लेकिन ये तस्वीर सामने आई है आतंकी की जो हाथ में राइफल दिए हुए। और ये देखिए, लाशें बिछी हुई हैं, हमारा है खून से सने हुए ये जो वो लोग हैं। सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो करिए फोन प्लीज भगवान के लिए बच्चा लो। दब सिमन युवा डिजाइन किया है। बच्चा ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Okay, you firstly you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir, please. ये वो तस्वीरें हैं जब
स्थानीय लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और बदहवास पर्यटक जो देश के कोने कोने से, मध्य प्रदेश से भी, छत्तीसगढ़ से भी, देश के अलग अलग इलाकों से जम्मू कश्मीर पहुंचे थे एक खूबसूरत यात्रा के लिए, एक खूबसूरत ट्रिप के लिए, और वहां उन्हें मिलती है गोलियों का ये खौफनाक मंजर। चलिए, एक और बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त आतंकी हमले से जुड़ी हुई, उस पर हम नजर डालते हैं। और ये बात कह रही है कि हमले से पहले हिंदू मुसलमान की पहचान की गई। ये डिवाइड करने की कोशिश है, हिंदू और मुसलमान की डिवाइड करने की कोशिश है। आतंकियों ने हमले का वीडियो भी बनाया है। ये उसी मॉड्यूल का हिस्सा है जैसा आपने मुंबई आतंकी हमले में देखा था कि कसाब को कहा गया था कि पूरे समय तुमको अपना फोन चालू रखना है। उधर से यह कहा जाता था कि हम वो चीखें सुनना चाहते हैं, जब तुम कहर बरपाओगे तो वो चीखें हमारे कानों तक पहुंचनी चाहिए। ये वो घृणित और वो खतरनाक और बहुत ही निंदनीय चेहरा है आतंकवाद का, जो ये बताता है कि किस तरह से ये लोग मजहब के नाम पर, धर्म का नाम लेकर कितना ही घृणित और कितना ऐसा जिसका कोई मजहब में भी जगह नहीं है। तो ये एक और बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, किस तरह से वहां पर ये महिला की तस्वीर बहुत ही दुखद रही, जो अपने पति के पास बैठी थी गमज़दा। ये अभी तो आई थी मदद मांगने के लिए और बता रही थी कि वहाँ मेरे पति पड़े हुए हैं, उन्हें गोली लगी है। तब तक शायद इसे इल्म नहीं था कि वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो पहुंचकर मदद की बात कर रही थी और जब वो उसे ये पता चला कि अब उसके शौहर, उसके हस्बैंड, उसके पति इस दुनिया में नहीं है, तो वो वहीं जैसे निष्प्राण हो गई, जैसे शरीर में कुछ बचा ही नहीं। वो पत्थर की मूर्ति की तरह वो अपने पति के पास बैठी रही। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं पूरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं पूरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं पूरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं पूरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान चलिए, है, आपको उसने उसको कुछ गोली और मार दी। तस्वीरें भी दिखाते हैं। जब कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और घायलों से भी अमित शाह जी ने बात की है, आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो कुछ देर पहले की है। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे तस्वीरें। अमित शाह पहुंचे और आंसू से भरे ये चेहरे फरियाद कर रहे हैं कि इसका हिसाब तो होना चाहिए। हमने तो अपने परिवार के बहुत प्रिय सदस्य को गंवा दिया है। ये बच्चा, ये बिलखती हुई महिला, क्या कसूर था हमारा? कौन सी गलती की थी हमने? जवाब अमित शाह जी के पास भी नहीं है, क्योंकि आतंक के नाम पर, मजहब के नाम पर, आप देख रहे हैं चेहरे पे कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है, कितनी पीड़ा है। और जब खौफ तारी हो जाता है, जब खौफ इतना जहन पर चढ़कर बैठ जाता है, भारतीय सेना के जवान जब मदद के लिए पहुंचे पीड़ितों तक, ये तत्काल बाद की घटना हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जब पहलगाम में हमला हुआ था और तुरंत भारतीय सेना के जवान वर्दी में पहुंचे तो लोग और डर गए, उन्हें लगा ये भी आतंकी हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ? अरे नहीं, हम लोग, अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग। बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो बैठो, चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ?
अरे नहीं 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 हम लोग, अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो चलो। बच्चे को अरे कुछ, अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। चलिए, आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। इस्लाम कहता है कि किसी निर्दोष और बेकसूर की हत्या गुनाह अजीम है, सबसे बड़ा गुनाह है। ये कुरान पाक कहती है, जिसे मुस्लिम अपनी सबसे पवित्र किताब मानते हैं। जैसे हम हिंदू धर्म में गीता को मानते हैं या क्रिश्चियनिटी में बाइबल को वो दर्जा है, और सिख गुरु ग्रंथ साहब को अपना सब कुछ मानते हैं। ये कौन लोग हैं? इनका ज़मीर क्या है? ये मज़हब को क्या समझते हैं? क्या इन्होंने कुरान पाक को पढ़ा है, या इनकी इंटरप्रिटेशन अलग है? ये भाड़े के टट्टू हैं, ये चंद पैसों के लिए खून करने वाले हत्यारे हैं। ये वही हैं, ये वही है। इन्हें कोई लेना देना नहीं है कौन सा मज़हब कहता है। कोई दुनिया का कोई भी मज़हब उठा लीजिए, कोई भी मज़हब ये बात कहता है क्या कि निर्दोषों की हत्या होनी चाहिए? और फिर इन्हें ये नहीं मालूम कि चीन में क्या हालात हैं। करीब 2.5 से 3 करोड़ मुसलमान हैं चीन में, और इनमें जो उग्र मुसलमान माने जाते हैं उन्हें उइगर कहा जाता है। ये अपने को तुर्क मूल का मानते हैं और ये हमेशा विरोध करते हैं, जिसे आप आतंकी कह सकते हैं। इन सब को चीन ने किनारे ढकेल दिया है। सरकारी नौकरी में दाढ़ी नहीं रख सकता है चीन में मुसलमान, और उसे नमाज पढ़ने की 5 वक्त की इजाजत नहीं है। ये पाकिस्तान जो हाथ मिलाता है चीन से, क्यों बात नहीं करता उइगर मुसलमानों की? क्यों नहीं कहता कि वहां जो 30,000 मस्जिदें हैं वहां क्या हालात हैं? इसी से आप समझ सकते हैं कि ये हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बांधने की कोशिश है, क्योंकि हम दुनिया के ताकतवर मुल्क के तौर पर उभरने की पूरी सलाहियत रखते हैं। हमारे पास पूरी ताकत है, लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि हमारे पड़ोसी जो हैं वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये भाई साहब, बांग्लादेश कोई वजूद नहीं था इनका। क्या वजूद था इनका? पूर्वी पाकिस्तान कहलाते थे ये, और आज देखिए हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। श्रीलंका हमारे ही साथ हमारी ताकत से चलता है। नेपाल, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और चीन। आप देखिए कि ये भारत के रास्ते में सबसे बड़े रोड़े हैं। चलिए बात करेंगे मेहमानों से। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, बीजेपी के नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन हैं। इन्हीं के साथ विवेक त्रिपाठी हैं मेरे साथ स्टूडियो में, युवा नेता हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। और साथ ही हैं टीपी त्यागी, रिटायर्ड कर्नल हैं, भारतीय सेना को बहुत गौरवशाली भारतीय सेना जो है उसका रिप्रेजेंटेशन किया। सबसे पहले त्यागी साहब, मैं आप ही की तरफ आता हूँ। अभी कुछ समय पहले मेजर जनरल GD बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े थे, 1 सप्ताह भी नहीं हुआ होगा, और बड़े गुस्से में और नाराज़गी में उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल भविष्य देखते हैं आप? उन्होंने कहा 4 हिस्सों में बटेगा, पख्तूनवा, बलूचिस्तान, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो नेक है जो हमारे यहाँ सिलीगुड़ी से आगे जाता है, ये अब हिंदुस्तान का हिस्सा होना चाहिए। और उन्होंने कहा ये CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की साजिश है जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। हम अपने पड़ोसी को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने एटीट्यूड को तो हमने बदला है। क्या और बदलने की जरूरत है? यकीनन और बदलने की जरूरत है। जो कुछ उन्होंने कहा वो ठीक है, लेकिन पहली बात तो अब ये ना कहा जाए जो हिंदुस्तान में कहा जाता था कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। अगर आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता तो आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली क्यों मारी? लिहाजा ये कहकर अपने गुनाहों को छुपाने का काम जो हिंदुस्तान में आतंकियों के वकालत करने वाले थे, अब उनको इसका जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, जो ओवैसी साहब ये कहते हैं
कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये बहुत गलत हुआ, तो फिर या तो वो एक काम करे कि मुस्लिम संगठन सड़कों पर आए और बोले कि ये जो आतंकी हमला हुआ ये गलत हुआ, हम इसका विरोध करते हैं, हम जिन्होंने भी ये करवाया उनका विरोध करते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो आज के बाद में गंगा जमुना तहजीब और हिंदू मुस्लिम और ये देश हमारा भी है, इस तरह की बातें करके दूसरों को ना बरगलाएं। ये तो एक पॉइंट हुआ सर। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि आज हिंदुस्तान के लोगों के खून में बवाल है। क्या ये तब नहीं था जब श्रद्धालुओं की बस के ऊपर हमला किया गया था? या ये तब नहीं था कि जब एक इंजीनियर और 6 मजदूरों को मार दिया गया था? या ये तब नहीं था कि जब 26/11 से लेके और आज तक बार बार आतंकी हमले हुए? हर बार क्या हमने ये नहीं कहा? हमने हर बार ये कहा फौज को अलर्ट पर कर दिया गया है, सिक्योरिटी एजेंसी हर चप्पे के ऊपर तैनात है, ये पाकिस्तान का कायराना हमला है और हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान बौखला गया है और जो मर गए हैं उन्हें श्रद्धांजलि और जो जख्मी हैं उनकी जल्दी साफ होने की दुआ करते हैं। यही बात कहते रहे ना सर हर बार। और यही बात तो मैं ये अब कहना चाह रहा हूँ कि भाई हमको सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए, हमको पाकिस्तान के ऊपर ऑल आउट अटैक नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, क्विक स्ट्राइक। यानी कि जब कोई वारदात होती है उसका तुरंत जवाब दिया जाए। अगर मेरे घर में आग लगती है तो मैं उसको तुरंत बुझाता हूँ, मैं उस समय संविधान की धाराओं का विश्लेषण नहीं करता। और तुरंत बुझाने के लिए आज हमारे पास कैपेबिलिटी भी है, आज हमारे पास अपाचे हेलीकॉप्टर या राफेल जैसे वो हथियार हैं जो अपनी जमीन में। मैं लौटता हूं साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही त्यागी साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हमें जवाब देना है। और जो बात आपने रिलीजन की कही कि उनका रिलीजन क्या है, तो इस पर विनम्रता से मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि रामायण का एक प्रसंग है काल नेमी का। हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे हैं और वो साधु का वेश बनाकर नाटक करता है कि आइए यहाँ विश्राम करिए और फिर चले जाइएगा। ये काल नेमी है, ये धर्म का चोंगा तो पहनते हैं लेकिन धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका एक ही चरित्र है, वो है अधर्म। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, निश्चित तौर पर किन शब्दों से क्या कहें, जो लोग वहाँ खुशी के साथ पहुँचे थे वो पार्थिव शरीर लेकर लौट रहे हैं अपने ही परिवार के प्रियजनों का। और ये एक ऐसा ट्रॉमा है कि 7 दिन नहीं हुए शादी को और दुल्हन ने अपने पति को गंवा दिया। ज़रूर, लेकिन किस तरह से हम देखें, वहाँ जमहूरियत भी है अब, लेकिन क्या ये जमहूरियत भी जम्मू कश्मीर की समस्या हो जाती है कि वहाँ ढीलापन आ जाता है? वो चीज़ें जो थी कुछ समय पहले, टाइटन ग्रिप थी हमारी, क्या वो वहाँ निर्वाचित सरकार बनने के बाद, माफ़ कीजिएगा ये सवाल चुभ भी सकता है, क्या ऐसा कुछ हुआ है? शरद जी, आपके सवालों को सुना मैंने और यदि कहें कल की घटना के पश्चात से, तो मैं बता सकता हूं कि बहुत स्तब्ध हूं, निशब्द हूं, एक प्रकार से दुखी तो हम सब हैं ही और उद्वेलित भी हैं, गुस्सा भी है एक मन में और जबरदस्त गुस्सा है। और सभी तरफ, मैं अकेला नहीं हूं, पूरे मैं समझता हूं 140 करोड़ देशवासियों के मन में यही भाव होगा। पर इस सब के बावजूद भी 2-3 बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। नंबर 1, मैं त्यागी साहब को भी सुन रहा था, त्यागी साहब के मन में भी वही गुस्सा है, वही दुख है, आक्रोश है, लेकिन हम इनके ट्रैप में ना फंसे, क्योंकि मैं आपकी उस बात से सहमत हूं कि इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि हम इसको सोचें, मैंने तो इसके बहुत विचार किया, काफ़ी, मतलब कल से मैं सोच रहा हूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यदि हम 2 मिनट के लिए मान भी दें कि वे सभी मुसलमान हैं और एक मुस्लिम आतंकवाद की अवधारणा को तरफ बहुत आपको ट्वीट्स भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, मटेरियल आ रहा है,
लेकिन यही उनका ट्रैप है। आप ध्यान रखिए शरद जी कि उन्होंने क्यों धर्म पूछा। वो भले ही मुस्लिम हो, इससे कोई दो मत नहीं, लेकिन धर्म पूछ कर हिंदुओं को मारना, इसका अर्थ ही है कि वो ये चाहते हैं कि इस देश में जो हिंदू मुसलमान अमन चैन से रहते हैं उसमें रार डाली जाए। उनका उद्देश्य यही है। वो एक बार कर चुके हैं भाई, 47 में देश बंट चुका है एक बार इसके आधार पे, तो वो अभी भी उनको हमारा सुख चैन देखा नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हमको उस ट्रैप से बचना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर हम मान भी लेते हैं इस डॉक्ट्रिन को, तो मैं 3 प्रकार के मुसलमान लेकर चलता हूँ। एक वो मुसलमान है जो आम मुसलमान है, हमारे सबके बीच में रहता है, शांति से रहता है, हम सब साथी है, जैसे हम हैं वैसे वो है। एक वो मुसलमान है जो इन कट्टरपंथी आतंकी लोगों की मदद कर रहा है इनके बहकावे में आके, क्योंकि इतनी बड़ी घटना जी कुछ लोगों की मदद से नहीं होती, बिना नहीं हो पाती है, हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से। बिल्कुल। तो वो इनके बहकावे में आ जाता है और इनकी मदद करता है। डॉक्टर साहब, आप जब ये बात कह रहे थे तो मैं ढूंढ रहा था कि इस्लाम क्या कहता है निर्दोष की हत्या पर। तो एक आयत जो बहुत चर्चित है वो ये कहती है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने घोषणा की है, किसी निर्दोष व्यक्ति को अन्यायपूर्वक मारना पूरी मानव जाति को मारने के समान है। किसी निर्दोष व्यक्ति को अन्यायपूर्वक मारना पूरी मानव जाति को मारना। आपने बिल्कुल ठीक बात कही। ये मजहब का डिवाइड इसलिए है कि हिंदुस्तान में तनाव पैदा किया जाए। जी, अपनी बात कह लीजिए। जी, मैं जो कह रहा था शरद जी कि 3 प्रकार के मुसलमान हैं। एक वो जो धर्म के साथ और हम सब के साथ जैसे हम हैं वैसे वो हैं। दूसरे वो जो इनके बहकावे में आकर देश के साथ गद्दारी करते हैं और धर्म की आड़ में इन आतंकियों की झूठ के छलावे में आकर मदद करते हैं। और तीसरे ये खुद हैं जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के नाम पे दुनिया भर में इन्होंने आतंक मचा रखा है और नकाब ओढ़ते हैं धर्म का और घोर अधर्मी है। तो ये 3 प्रकार की कैटेगरी है, इसको बहुत बारीकी से समझना होगा। और शरद जी, मैं तो आपसे बहुत विनम्रता से रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल कुरान को पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी धर्म की कोई भी किताब समकक्ष होती है, बराबर होती है, सब एक जैसा लिखा होता है। ये चाहते ही ये हैं कि सुबह से शाम तक हम इसी में उलझ जाएं कि हिंदू मुसलमान के चक्कर में उलझ के इस घटना को देखें, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से आपको पता है इन लोगों की लेकिन अभी हम जिस चौराहे पे खड़े हैं डॉक्टर वाजपेयी, वो चौराहा हमसे ये सवाल पूछ रहा है कि हम चीन की तरह बिहेव करें क्या? एक डेमोक्रेसी है हम। मैं सिर्फ सवाल खड़ा कर रहा हूं, किसी नतीजे पे पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। उइगर मुसलमान हैं जो तुर्क मूल का मानते हैं अपने को, लेकिन क्या इन चीज़ों की भारत में ज़रूरत है? अभी कतई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के किसी भी काम की ज़रूरत हमें नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि करीब करीब 2023 की जो आंकड़े हैं इजराइल के, 97 लाख आबादी है, 97 लाख, सिर्फ 1 करोड़ के आसपास, और वो मुल्क ऐसा टूटता है अपने दुश्मनों पर। लोग भी, क्या हम ये करें कि अब इस तरह की एक हम नागरिकों को सैन्य प्रशिक्षण दें? ये भी एक सवाल मैं छोड़ रहा हूं। मैं नहीं कहता कि कोई कर, लेकिन क्या जो पर्यटक गए थे उनके पास भी स्वचालित हथियार होने चाहिए कि अगर है तो मारो उनको भी? बहरहाल गुस्सा है जो फूटेगा किसी ना किसी रूप में। बोलिए विवेक जी। देखिए, निश्चित ही कल जो घटना हुई, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। जिस प्रकार की घटना हुई, पूरे देश का हर एक भारतीय स्तब्ध है कि ये घटना कैसे इस तरीके से हुई। एक अपडेट के लिए रोक रहा हूं कि आतंकियों की पहचान हो गई है, ये बड़ी खबर मिल रही है। उनके स्केचेस जारी हुए हैं, तो हम आपको दिखाते हैं कि ये बड़ी बात है कि इस हमले के बाद आतंकियों की पहचान और शिनाख्त की तरफ तेजी से बढ़े हैं हमारे सुरक्षा एजेंसी के जो अधिकारी हैं। और रक्षा मंत्रालय का एक बड़ा फैसला भी इस समय सामने आ रहा है। तीनों सेनाओं को अलर्ट पर डाला गया है और उसके पहले के ये स्केचेस हैं। ये स्केचेस आप देख रहे हैं कि ये वो चेहरे हैं जो प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत के बाद जिनके स्केच तैयार किए गए हैं, ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। और ये वो कमज़ोर लोग हैं जिन्हें चंद पैसों के लिए या बरगला कर इस बेहद
मानवता के खिलाफ काम के लिए राजी किया। ये शर्मसार अपनी अंतरात्मा में, अपने ज़मीर में होंगे और कभी अपनी ज़मीर को, अपनी रूह को, अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे कभी, जिन्होंने बेगुनाह लोगों पर हथियार उठाए, गोलियां बरसाई। और बड़ा फैसला रक्षा मंत्रालय का, तीनों सेनाओं को अलर्ट, ये बहुत बड़ी खबर है, तीनों सेनाओं को अलर्ट किया गया है, ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। और मेरे ख्याल से टीपी त्यागी, कर्नल रिटायर्ड, जो बात कह रहे थे, इस समय क्या किसी बड़े एक्शन के लिए और मैसेज देने की कोशिश है उन लोगों को जो सीमा पार बैठते हैं, कायर, जो वहां से बैठकर षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचते हैं, कोशिश करते हैं भारत को डिस्टेबलाइज करने की। आसिफ फौजी, ये पहचान भी हुई है। तो ये देखिए आप, स्केचेस जारी हुए हैं, दो बड़ी खबरें आपको इस वक्त की, और रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, तीनों सेनाएं अलर्ट मोड पर हैं। तो सुन लो, सीमा पार बैठे हुए कायरों, कमजोरों, तुम्हारी रूह फना हो जाएगी ये खबर सुनकर। विवेक जी, अपनी बात कही। देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से कल की घटना हुई है, उस घटना के बाद हर एक भारतीय के मन में ये बात आ रही है कि कैसे हुई। आज जिस तरीके से भारत के ताज में घुसकर आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, हमारे नापाक पड़ोसी ने ये साहस किया कि वो हमारे भारत के ताज को दूषित करने का एक कृत्य किया है, कैसे हो गया इतना ही बड़ी घटना। आज जब भारत तो सुरक्षित हाथों में, 11 सालों से हमें यह आश्वासन दिया जा रहा है कि नोटबंदी इसलिए की जा रही है कि आतंकवाद खत्म हो, धारा 370 इसलिए हटाई जा रही है क्योंकि आतंकवाद खत्म हो। इस तरीके से जब आश्वासन देने के बाद इस प्रकार की घटना हो जाती है तो हर एक भारतीय के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रधानमंत्री महोदय, ये बहुत हो गया, अब नापाक पड़ोसी को जवाब देने की आवश्यकता है। यूक्रेन जैसा छोटा सा देश अपने देश की अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ सकता है तो भारत क्यों नहीं लड़ सकता। आज उस पाकिस्तान जिसको कश्मीर चाहिए, उसको जवाब देने की आवश्यकता है कि भारत की सेना नापाक पड़ोसी के देश में घुस के हमारे जो पीड़ित, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनका जवाब ले। आज हमें पलटवार करने की आवश्यकता है, अलर्ट मोड में जाने के नहीं, आक्रमण करने की आवश्यकता है। जब यूक्रेन जैसा छोटा सा देश लड़ सकता है तो क्या विश्व गुरु भारत नहीं लड़ सकता? अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए नहीं लड़ सकता? क्योंकि सीधे तौर पे जब उन्होंने गोली मारी तो उन्होंने कहा, जाके बताइए भारत के प्रधानमंत्री को, जाके बताइए कि हम हिंदुओं को मारेंगे। तो कहीं ना कहीं आज हर एक भारतीय की यह भावना है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की आवश्यकता है और भारत की सरकार उसको जवाब दे। भारत का प्रत्येक नागरिक, हर एक राजनीतिक दल भाजपा के साथ में खड़ा होगा, भाजपा का समर्थन करेगा और पाकिस्तान को जवाब देने की आवश्यकता है, सिर्फ रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं है। अलर्ट मोड, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल से आप जुड़े हैं। इंदिरा जी के समय जब हुआ था तो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए थे। शरद जी, यूक्रेन जैसा छोटा सा देश लड़ सकता है, भारत जैसा समृद्ध विश्व गुरु आज जवाब नहीं दे सकता। कैसी बात कर रहे हैं शरद जी? कैसा जवाब की आप उम्मीद करते हैं? पलटवार की आवश्यकता है। जिस तरीके से अभी युद्ध डिक्लेयर कर दें शरद जी, जिस तरीके से सीमा में घुस गजब करते हैं, उनकी सीमा में घुस के एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के नाते आप इस तरह की बात करते हैं। आवश्यकता है, इंदिरा जी से सीखने की आवश्यकता है। जिस तरीके से इंदिरा जी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, आज नरेंद्र मोदी जी की सशक्त सरकार जवाब दे पाकिस्तान को, घुस के जवाब दे। क्या जवाब दूं आपको, क्या कहूं? हर एक मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है कि आप इस तरह की, जब भारत के ताज में घुस, आपसे ज्यादा जोर से चिल्ला सकता हूं मैं। शरद जी, दुख तब होना चाहिए। इनका ऑडियो बंद करिए। क्यों ऑडियो बंद होना चाहिए? सिर्फ भाजपा, इनका ऑडियो बंद करिए। शरद जी, इस तरीके से नहीं चलेगा। आपने इत्मीनान से भाजपा के प्रवक्ता की इस तरह से गैर जिम्मेदारान तरीके से बात करेंगे ये? नहीं, मैं अपनी बात रख रहा हूं, भारतीयों की बात रख रहा हूं। भारतीय किस तरीके से चाहते हैं, देश का नागरिक क्या चाहता है, वो मैं बताना चाहता हूं। जिस इत्मीनान से आपने, अब आप शांति से सुनेंगे मेरी बात? अगर सही बात तो आप बोले तो आप बोले, फिर कमाल करते हैं आप। देश की कोई, देश से कोई लेना ही देना नहीं है किसी को। बात कर रहे हैं, क्यों नहीं लेना देना? मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मेरे नेता अच्छे, मेरे नेता अच्छे, चाहे बीजेपी का है चाहे आपका है। किसने कहा शरद जी? किसने कहा ये बात? डॉक्टर वाजपेयी, भारत के प्रधानमंत्री। अभी चुप रहिए आप थोड़ी देर। शरद जी, डॉक्टर मैं वाजपेयी, केवल एक बात कहना चाहता हूँ जी, और ये बहुत संयम का वक्त है, इनके भी बहकावे में नहीं आना। देखिए, हम देश की बात कर रहे हैं शरद जी, ये देश पर हमला है, ये बहुत समझना होगा। आप उनके एक एक शब्दों को पहचानिए, हम उनके ट्रैप में नहीं आए। उन्होंने मोदी जी का नाम लिया, क्यों लिया? कि हम मोदी जी पे चर्चा शुरू कर दे। उन्होंने मुसलमान और हिंदू का नाम लिया, क्यों? बोला तुम हिंदू हो, तो हम चाहते हैं, वो हमको लड़वाना चाहते हैं आपस में। आप समझिए उनको,
और यदि कांग्रेस या कोई भी व्यक्ति इस ट्रैप में आ रहा है, उनके कहे गए ये साइकोलॉजिकल वॉर क्रिएट करने की कोशिश वो लोग करते हैं, हमको इसको समझना मुल्क होगा, की बात ये देश करें, का विषय है। कांग्रेस बीजेपी की कोई बात नहीं है इस समय। मैं जो इस बात पर, इनकी बात पर जो मुझे चुभी जो बात, वो इसलिए चुभी कि यहां भी कांग्रेस बीजेपी, यहां भी नरेंद्र मोदी जी श्रेष्ठ है, इंदिरा गांधी श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? मरे जो लोग हैं, हमें निर्णय लेना है। प्रधानमंत्री देश का होता है, दल का बाद में होता है, वो पहले वो देश का होता है। ये कहने से कि इससे ये श्रेष्ठ हो गए, उससे वो श्रेष्ठ हो गए, ये ठीक नहीं। मैं आता हूं विवेक जी आपकी तरफ, लेकिन मुझे दुख हुआ कि हम ऐसे विषय पर भी, ऐसे मुद्दे जब भी उठे हैं, सर्वदलीय बैठकें होती हैं, चाहे वो 72 हो। 72 में इंदिरा गांधी को गुरु गोलवलकर ने कहा था दुर्गा का काम कर रही हैं। इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया था। अटल बिहारी वाजपेयी वायुसेना के विमान से नागपुर गए थे, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। और वहां पहुंचकर उन्होंने गुरु गोलवलकर से कहा हम पूर्वी पाकिस्तान को काटना चाहते हैं, बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी को समर्थन देना चाहते हैं, क्या आप हमारा सपोर्ट करेंगे? तो गोलवलकर जी ने, आरएसएस ने कहा हम वो तो दुर्गा का काम कर रही हैं। मैं आपसे भी नाराज हूं, मत वेस्ट करिए एनर्जी इन लोगों के ऊपर। नाराजगी का समय है डॉक्टर वाजपेयी, राजनीति जहां भी होगी वहां नाराजगी होगी, नाराजगी होगी। हम ना तंग आ गए इन सारी चीजों से, हर विषय पे नाराजगी, सियासत, हर विषय पे सियासत। जो लोग मरे हैं, जिनकी तकलीफें हैं, उन्हें इन सब कोई गौरव गाथाओं से लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने पूर्वजनों को, अपने प्रियजनों को गंवाया है। मैं उनके सामने शायरी करूं या मैं बीजेपी कांग्रेस का गौरव गान करूं? कर्नल त्यागी, आपकी टिप्पणी। देखिए सर, आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे एक फौजी के एंगल से भी समझ लीजिए। आज का जो सिपाही सरहद के ऊपर तैनात है वो 1947 का कम पढ़ा लिखा सिपाही नहीं है। उसके हाथ में एक स्मार्टफोन भी है, टेलीविजन देखता है, विश्लेषण करने की क्षमता है। उसके पता लगता रहता है कि उनके नेताओं का आचरण और भाषण क्या है। जब उसको ये पता लगता है कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की सेना तवांग में पिटकर आ गई, ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि खुद हिंदुस्तान की फौज आतंकियों से मिली हुई है, इनका आपस में नेक्सस है। और ऐसे भी लोग हैं, और ये करीब करीब एक ही तरह के लोग हैं, जो कहते हैं कि अगर चाइना की हुकूमत हिंदुस्तान में आ जाए तो अच्छा है। अब मुझे बताइए, इसके बाद क्या ये सिपाही के मनोबल को कम करेगा कि नहीं करेगा? क्या ये आतंकियों के मनोबल को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? अब उसके बाद में कुछ भी आप कहते रहिए कि साहब ये ट्रैप में आ जाएंगे, ट्रैप में आ जाएंगे, यही कह के हमने पिछले 10-15 सालों में आतंकी हमलों को जब्त करने का काम करते रहे हम। क्यों साहब? क्या जब श्रद्धालुओं की बस के ऊपर अटैक हुआ था, क्या तब त्यागी साहब मैं लौटता हूं, त्यागी साहब मैं लौटता हूं, लेकिन भारतीय सेना का बहुत गौरवशाली इतिहास है। आप अगर मेरा निवेदन सुन ले, मेरा निवेदन सुन ले। जीडी बख्शी साहब का ये एक उदाहरण देता हूं, कारगिल का आपको। उन्होंने कहा जी, नहीं, एक भारतीय सेना की बात कर रहा हूं मैं। चलिए, मैं अब आप भी नाराज हो रहे हैं, मैं चलूंगा। जहूर अहमद कश्मीर से हमारे साथ हैं। आज पहले जम्मू कश्मीर के क्या हालात हैं, ये जहूर अहमद साहब से जर्नलिस्ट हैं। चाहिए पहले तो अनंतनाग से सैयद मंजूर साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मंजूर साहब, बहुत ही तकलीफदेह घटना है, और अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू को छोड़ दीजिए, वहां बहुसंख्यक हिंदू हैं, कश्मीर के स्थानीय मुसलमानों को खुलकर आतंकवाद के खिलाफ सामने आना है। किस तरह की इस समय सूरत हाल है, ये बताइए जरा हमें। जी, पहले तो मैं पूरे दर्शकों को अपनी तरफ से आदाब कहना चाहता हूं, जितने भी मंच पे बैठे हैं। तो ये जो कल का सानिया हुआ, ये जो घटना हुई कल की, तो इसकी तो घोर निंदा करते हैं हम। पूरा कश्मीर आज हड़ताल पे बैठा है। पूरे कश्मीर के लोगों ने हड़ताल की कॉल दी है कि इसके खिलाफ, जो कि ये कल का इंसिडेंट हुआ, इसके खिलाफ पूरे कश्मीर में आज कश्मीर बंद रखा गया है। कश्मीरियों को हम लोग भी सहम जाते हैं
1-2 साल से टूरिज्म हमारा ठीक ठाक चल रहा था, लोग आते थे, लोग भी खुश थे, लेकिन पता नहीं चलता है किन की गलतियों की वजह से, कौन सी एजेंसियां हैं ऐसी जिनकी वजह से ये चीज वाक़या हो जाते हैं, ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, तो लोग भी इसमें परेशान हो जाते हैं। हमारा पूरा जो कश्मीर प्रोविंस है, जम्मू प्रोविंस है, हमारे लिए एक शर्म की बात यह हो जाती है कि हमारे आंगन में, हमारे सहन में ये चीजें हो जाएं। हम इसकी बिल्कुल निंदा करते हैं, और जो कल का हुआ है उसके लिए पूरा कश्मीर जख्मी है। लोग बेचारे, आम कश्मीरी चिड़िया भी नहीं मार सकता है, आम कश्मीरी चूहा को मारने से भी कतराता है, डरता है। मंजूर साहब, जी सर। जो एक शेर एक बात कहता है कि जुल्म करने से भी छिन जाता है राजा जे सुखन, और जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो जुल्म क्यों सह रही है कश्मीर की आवाम? क्यों अपने ही टूरिज्म, अपने ही रोटी रोजगार पर क्यों वो कुल्हाड़ी मार रही है? अब तो खुल के सामने आना, क्यों डरे हैं? अब पंजाब में आतंकवाद इसीलिए खत्म हुआ था कि स्थानीय लोगों ने आतंकियों का साथ छोड़कर उनके खिलाफ हर सूचना, हर इंपॉर्टेंट चीज पहुंचानी शुरू कर दी थी। 90 में जब ये सब शुरू हुआ, उस समय भी आतंकियों ने हिंदू मुसलमान किया, सारे कश्मीरी पंडित वहां से भगाने की कोशिश की और निकाल ही दिए वहां से। इन चीजों पे तो रोक लगनी चाहिए साहब। अब सर लिसन टू मी फर्स्ट, ये जो आप बता रहे हैं, कश्मीरी एक निहत्ता है, इसके हाथ में क्या है? इसके पास यही चीजें हैं, चाहे उग्रवाद यहाँ पे था, चाहे आर्मी शासन था, लोग बेचारे दोनों के जद में आ रहे हैं। जो कश्मीरी है या जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है, ये दोनों के जद में आ जाता है। ये आम पब्लिक जो है, आम इंसान जो है, आम जनता जो है, ये तो सीधी साधे लोग हैं, अच्छे खासे लोग हैं। अगर आपको ये बात याद होगी कि गांधी जी ने 1947 में ये बात कही थी, अगर मुझे रोशनी की कहीं किरण आती है, वो मुझे जम्मू कश्मीर से नजर आती है। कोई यहाँ पे जिस उग्रवाद की आप बात करते हैं, 90 की उग्रवाद की बात करते हैं, उसमें कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए। ये नहीं है कि हिंदू, कश्मीरी पंडित हमारे भाई जो देख रहे हैं सैयद मंजूर साहब कि इन्होंने जानबूझकर ये पूछा कि मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के दिखाओ। जब ये बात कही तो मतलब तो यही था कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान किया जाए, और जिस तरह की कुछ घटनाएं अभी हुई हैं भारत में, चाहे वो मुर्शिदाबाद में हो, चाहे वो हमारे मध्य प्रदेश के महू में हो, चाहे नागपुर में हो, उन सारी चीज़ों को हिंदू मुसलमान का रंग दिया जाए। नहीं तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के फोर्स के अनेक मुस्लिम अधिकारी कर्मचारी शहीद हुए हैं और कई निर्दोष जम्मू कश्मीर के मुसलमान मारे गए हैं। आम जनता, आम नागरिक मारा गया, आम नागरिक भी उस जद में आया। आम नागरिक को भी, चाहे वो मुसलमान था, पंडित था, कोई कश्मीरी था या हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, सब उस जद में आए। ये नहीं है कि ज्यादा किसी को टारगेट किया गया है, लेकिन सब इस परेशानी में गोली की कोई आंख नहीं होती है। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं मंजूर साहब, आप वहां हैं, अनंतनाग में रहते हैं, ये बताइए कि क्या ये आखिरी लड़ाई चल रही है जम्मू कश्मीर में? क्या उनके पैर उखड़ रहे हैं आतंकियों के? ये उनकी बौखलाहट है? और जब भी सीमा पार से ही ये सब कुछ होता है, अभी हमने ये भी कहा कि हम तो अपना कश्मीर लेकर रहेंगे, तो क्या ये आखिरी लड़ाई आप मानते हैं आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर में? सर लिसन टू मी, देखिए सर, ये वाका पता नहीं है। गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट है, जो मरकजी सरकार का भी, जम्मू कश्मीर सरकार का भी, ये स्टेटमेंट है कि 0 मिलिटेंसी है। अब मिलिटेंसी कहीं नहीं है, कहीं वैसे नजर भी नहीं आते हैं। जो पहले होता था अब कहीं नहीं है। लोग शांति से बैठे हैं, लोग खुश हैं, मगर ये पता नहीं चलता है कि देखिए हमारे सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी पर्सन हैं, चाहे बीएसएफ है, आर्मी है, आरआर है, व्हाटएवर में भी, सीआरपी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, अलर्ट है। ये नहीं है कि आर्मी काम नहीं करती है, बीएसएफ काम नहीं करता है, सीआरपी काम नहीं करती है, जम्मू कश्मीर पुलिस काम नहीं करता है। काम कर रहे हैं, ढंग से कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में जितना भी है वो चीज वो करते हैं। अब इन चीजों का पता नहीं है। पीछे तो पुलवामा हो गया,
पुलवामा का जी। अभी तक ये पता नहीं चलता है कि लेकिन किसने आपने किया, बहुत कहाँ से इंपॉर्टेंट हुआ, बात कौन की है किया। सैयद मंजूर साहब। आगे मैं आपसे और ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपने कहा मिलिटेंसी ख़त्म हो चुकी है, तो ये पाकिस्तान से आया हुआ आतंकवाद है, बेहिचक और चोर की दाढ़ी में तिनका। ये देखिए, पहलगाम हमले पर पाकिस्तान सरकार बयान भी जारी कर रही है। क्या ज़रूरत है आपको? क्योंकि आपकी दाढ़ी में तिनका है, इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते हैं। ये सारी इस हमले के पीछे होम ग्रोन लोग शामिल हैं। ये एक टेक्निकल शब्द है, होम ग्रोन, यानी इसका अर्थ आप इस तरह से समझिए कि जो जम्मू कश्मीर का आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट है उसी के लोग शामिल हैं इसमें। इस तरह से तोड़ मरोड़ कर बयान देकर पाकिस्तान पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये देखिए कि हिमाकत देखिए कि जनाब आगे कहते हैं ख्वाजा साहब कि लोग सरकार के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। कमाल है। चलिए सुनवाते हैं आपको, सुनिए इनका बयान क्या कहा है इन्होंने। कायरता से भरा ये बयान भी। जी, पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कथित तौर पे ये सारी होम ग्रोन जो है इंडिया के ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ जो उनकी सो कॉल्ड रियासतें हैं उनमें बगावतें हुई हैं। एक नहीं, दो नहीं है, दर्जनों के हिसाब से। नागालैंड से लेके कश्मीर तक और साउथ में, छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में, ये सारी जगहों पर हिंदुस्तान की जो दिल्ली में जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ बगावत हुई है। और ये होम ग्रोन है, लोग अपनी हुकूक मांग रहे हैं। एक हिंदुत्व वाली हुकूमत जो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है, माइनॉरिटीज़ को, जिसमें मुसलमान भी हैं, जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, जिसमें बुद्धिस्ट भी हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रही है, उनका कत्लेआम कर रही है। ये उसके ख़िलाफ़ बगावत है, जिसकी वजह से ये वहाँ पे इस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। देखा आपने कि एक हिंदुत्व की हुकूमत वहाँ पे परेशान कर रही है। वाह साहब ख्वाजा। इसके पहले इनके जो सेनाध्यक्ष थे उनका भी आपने सुना होगा बयान, थोड़ी देर पे हम सुनवाते भी हैं कुछ देर बाद आपको। वो किस तरह की बात कह रहे थे आपने सुना होगा, किस तरह ताली पिटवाने के लिए फिल्मी संवाद छोड़ रहे थे कि कुछ नहीं होगा और हम तो बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं और ये गड़बड़ी जो है सब तो हिंदुस्तान में ही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको मिल रही है जो बड़ा मैसेज है डिप्लोमेसी में। पाक एयर स्पेस से प्रधानमंत्री मोदी ने किया परहेज। जब वो वापस लौट रहे थे सऊदी अरब यात्रा से तो अरब सागर के रास्ते का इस्तेमाल किया, यानी पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। वापसी में आपको पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ही हिंदुस्तान लौटना होता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से यह मैसेज दिया गया है कि ये एरिया, हम अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा हम बता रहे हैं और हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अरब सागर के रास्ते का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए पाकिस्तान को सीधा संदेश है। तो सुन लीजिए विदेश मंत्री महोदय, जो आप अपनी उल्टी सीधी बातें अभी कर रहे थे कि वहाँ हिंदुत्व की हुकूमत है, एक चुनी हुई सरकार है, ये तो आपका नज़रिया है। मज़हब के आधार पर तो आप बने थे 47 में, हिंदुस्तान नहीं बना था। यहाँ भी उतने ही लगभग मुसलमानों ने, जितने आपके यहाँ मुसलमान हैं, उन्होंने चुना यहाँ हिंदुस्तान को। ये हिंदुत्व की हुकूमत है। इस तरह की एक घटिया और हल्की बात कहने की कोशिश। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, आपने जो उनको सुनाया रक्षा मंत्री को, आपने एक मेरे पास जो खबर आ रही है, डेफिनेटली सोशल मीडिया से आ रही है, इस घटना के बाद पाकिस्तान में बहुत सारे लोग दहशत में भी हैं, क्योंकि ये घटना तो हो गई है और ये घटना ऐसी जाया नहीं जाएगी। आप और हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं शरद जी, प्लानिंग होगी जो भी होगा। और आपने उनके वाक्य को सुना होगा, आपका चैनल छत्तीसगढ़ में भी बहुत देखा जाता है। आप सोचो वो छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हो, उनको यही नहीं पता भारत है क्या। छत्तीसगढ़ में आपको लगता है कि सरकार के विरोध में कोई आंदोलन चल रहा है? मतलब कैसी बेवकूफाना और बेतुकी और निहायत, और ये दिखाता है इनके मन में एक हताशा आई है इसके बाद। ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है कि भारत की तरफ से इनको एक अब करारा जवाब भी मिलेगा।
कि आप अपनी कायराना हरकत तो कोई भी कर सकता है शरद जी, हिम्मत है तो फेस टू फेस आके बात करना चाहिए। हमारी आर्मी जिसका जिक्र सैयद साहब कर रहे थे, हमारी सेनाएं जो हैं, हमारी सेनाएं फेस टू फेस फाइट के लिए बनी है जी। यदि मर्द है तो आप बॉर्डर पे आइए, करिए सामना, और हमने हर बार उसका सामना किया और मजबूती से किया और बताया क्या होता है। विवेक जी, ये तो कायराना हरकत है। और मैं फिर आपको एक बात कह दूं, ये देश पर हमला है और इसमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए हमारी बातचीत करते समय। ये मेरा बहुत विनम्र आग्रह है। विवेक जी, मैं पूरी तरीके से हितेश वाजपेयी जी की बात से सहमत हूँ। देश पे हमला है, देश को इसका करारा जवाब देना चाहिए। पुलवामा के बाद जिस तरीके से आज ये हुआ है, 3 तारीख से पवित्र यात्रा अमरनाथ जी की शुरू होने वाली है। श्रद्धालु लाखों की संख्या में पूरे देश के कोने कोने से जाते हैं। आज कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक भय का माहौल है। जिस प्रकार से पूरे देश की सेना की 40% वहाँ पे मुस्तैदी से रहती है, जम्मू कश्मीर में रहती है, उसके बाद इस तरीके की जब निरंतर घटनाएं हो रही हैं, पुलवामा हो, अनंतनाग हो, तो ये निरंतर इस पर सवाल उठता है। और निश्चित ही आज देश के प्रधानमंत्री महोदय को करारा जवाब देना चाहिए। भारत को एक ऐसा जवाब नापाक पड़ोसी को देना चाहिए कि इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। मैं फिर कहना चाहता हूं, यूक्रेन जैसा छोटा सा देश अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ता है। जब वहां के प्रमुख लड़ाई लड़ते हैं तो देश का हर एक नागरिक उनके साथ में खड़ा होता है। आज भारत के प्रधानमंत्री नापाक पड़ोसी को जवाब दे, भारत का हर एक नागरिक उनके साथ में खड़ा है, उनकी मदद के लिए खड़ा है। और निश्चित ही आज पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिलना चाहिए ताकि जिस तरीके की घटनाएं वो निरंतर कर रहा है उस पे यहां पे अंकुश लगे। जब विपक्ष में मोदी जी थे तो बहुत आक्रामक थे, आज सत्ता में हैं, आज देश का हर एक नागरिक उनके साथ में। कृपया जवाब दे। बार बार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। पिछली बार भी जब जांच एजेंसी आई, पाकिस्तान के लोग आते हैं, पुलवामा की जांच करते हैं, यह घटना हुई, स्पष्ट रूप से जाहिर करता है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान को जवाब देने की आवश्यकता है और जैसे भी जवाब देना, ऐसा जवाब होना चाहिए। जब इंदिरा जी ने जवाब दिया था तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज भारत का हर एक नागरिक जो पीड़ित है, जिसके सामने, जिस महिला के सामने उसके पति को गोली मार दी गई, वो चाहती है कि पाकिस्तान के आज यहां पे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिले कि इस तरीके की घटनाएं विश्व में यह संदेश जाना चाहिए कि भारत के नागरिक के ऊपर अगर कोई आंख भी उठा के देखेगा तो देश एकजुटता के साथ में इसका जवाब देगा और हम खामोश नहीं बैठेंगे। और निश्चित ही अगर ऐसा जवाब मिलता है तो पूरे विश्व में एक संदेश जाता है। और भी कुछ बोलना हो शरद जी? बिल्कुल बोलना चाहता हूं। यूक्रेन जैसा देश लड़ सकता है तो भारत क्यों नहीं? विश्व गुरु है, भारत को जवाब देना चाहिए और इस प्रकार का जवाब होना चाहिए। उनको कश्मीर चाहिए ना, आप कराची तक जाइए, लाहौर तक जाइए, जैसे भी हो हमारी सेना सक्षम है। सेना को यहां पे सक्षमता के साथ में जवाब देना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को ऐसा कदम उठाना चाहिए। और जो कदम उठाएंगे, युद्ध लड़ने की आवश्यकता पड़ती तो युद्ध भी लड़िए। भारत का हर एक नागरिक चाहता है कि इस तरीके की जो बार बार घटनाएं पाकिस्तान करता है, इसको करारा जवाब मिले। अब चलिए, आज़ादी के बाद से थोड़ा सा एक सिलसिला, जिस बात पर मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, लेकिन पंचशील की बात की थी जवाहरलाल नेहरू साहब ने। लाल बहादुर शास्त्री आए, हमारी छवि जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक छवि हमारी ये है कि हम अभी सऊदी अरब से लौटे हैं, मुस्लिम कंट्री है, या ध्यान रखिए, पाकिस्तान की तरह मज़हब के आधार पर नहीं बटी है, लेकिन वहाँ भी मंदिर बना है और मोदी साहब की बड़ी इज्जत है, वहाँ के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया है उन्हें। आप पाकिस्तान नहीं हैं कि ओसामा बिन लादेन को अपने पहलू में छिपा के रखते हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की बात हो या वो मोदी जी की बात हो। हम टेरर कंट्री नहीं हैं। मेरे एक मित्र हैं अमेरिका में, वो कहते हैं मैं अपनी पत्नी परिवार के साथ जब किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो वहाँ के जो अमेरिकन स्थानीय हैं वो पाकिस्तान का नाम लेकर हम पर व्यंग करते हैं, बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ना मेरी दाढ़ी है, ना मैंने टोपी लगाई हुई है, ना मैंने सलवार कुर्ता पहना हुआ है, लेकिन वो हमें पाकिस्तानी समझते हैं। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद का एक होलोग्राम बन गया है, हिंदुस्तान नहीं है। हम उनकी तरह ओसामा बिन लादेन को छिपा के नहीं रखते हैं और ना हम उनकी तरह बेवकूफ़ी कर सकते हैं। ऐसा जितना मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की है उससे मैं समझ सकता हूँ। यूक्रेन की बात आपने की, आज यूक्रेन की क्या स्थिति है? दोनों जिद में लड़ रहे हैं। रूस और दुनिया के हथियार बेचने वाले मुल्क उन्हें जमकर हथियार बेच रहे। खैर ये बातें अलग हैं, हम आपको पहले भोपाल की एक तस्वीर दिखा देते हैं, लेकिन जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा विवेक जी कि इंदिरा गांधी जी ने जवाब दिया था और उस समय का बहुत बड़ा फैसला था जब 1 लाख सैनिकों ने पाकिस्तान के फौजी जनरल के साथ, उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था,
सबसे बड़ा सरेंडर था। चाहते तो लाहौर हमारे पास होता आज, लेकिन यह भारत की तब की भी नीति है। कुछ नीतियां नहीं बदलती, रक्षा नीति नहीं बदलती, विदेश नीति नहीं बदलती, वो आज भी वही है। हम वैसे ही हैं। भोपाल में विरोध हुआ है हमले का, जरा एक नजर डाल लेते हैं, फिर लौटेंगे। फिर मैं कर्नल साहब की तरफ चलूंगा, त्यागी साहब की तरफ, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी चलिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के बाद विरोध प्रदर्शन किया गया और अब देखिए किस तरीके से आतंकवाद का पुतला जलाया है। ये आप देख सकते हैं, तमाम जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं आतंकवाद के खिलाफ ये एक पुतला यहाँ पर जलाया जा रहा है। जिस तरीके से पहलगाम में घटना हुई है, 26 से ज्यादा जो पर्यटक हैं उनकी मौत हुई है और उसके बाद पूरे देश में हम देख रहे हैं लोगों में नाराजगी नजर आ रही है। विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से उनसे भी बात करेंगे। आप लोग किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज आतंकवाद? क्या नाम है आपका? देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। आप लोगों ने पुतला जलाया, क्या नाराजगी, किस तरीके से जो घटना हुई, क्या कहेंगे? जी, ये तो बहुत ही दुखद घटना है और बहुत निंदा करते हैं हम इसकी कि इसमें देश की सुरक्षा पे सवाल उठता है कि किस तरीके से आतंकवादी बड़े बेखौफ होकर वहां पहुंच गए, तो सुरक्षा पे सवाल है। तो गृह मंत्री जी को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए इस मामले में, और सारी विपक्ष और विपक्ष सबको एकजुट होकर एक साथ देश की सुरक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। तरीके से हम देख रहे हैं तमाम देशों में विरोध किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ लोगों से धर्म पूछकर उन्हें मारा गया है। जी, आतंकवाद जो है, आतंकवादी लोग, इनका कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अब आपने नहीं खींचा, आप अलग बात। बिल्कुल हम आतंकवाद के खिलाफ है और हमने पहले भी कहा था कि जब जब जो भी ऐसी कोई घटनाएं होंगी पूरा देश एक साथ है आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और अब देश मांग करता है कि 370 का क्या हुआ। अब देश मांग करता है 56 इंच के सीने वालों कुछ करके दिखाओ। हम सब कहना है पूरा देश आपके साथ है, करो ना। अब कौन रोक रहा है? बांटो मती, देश में मत लड़ाओ आपस में, कुछ करोड़ दिखाओ। मानते हैं आप तरीके से हम देख रहे हैं बिल्कुल जिस तरीके से पूरे देश में विरोध किया जा रहा है कि जिस तरीके से लोगों से धर्म पूछकर मारा, क्या कहेंगे? ये इनका कहना है, ये जांच एजेंसी का पहलू है। हमारे लिए आतंकवादी आतंकवादी है। तो बिल्कुल आतंकवाद को लेकर नाराजगी है और शायद यही कारण है कि तमाम जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है। तस्वीर में आप देखिए तमाम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और पुतला जलाकर कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और जिस तरीके से पहलगाम की घटना है उसका विरोध पूरे देश में देखने को मिल रहा है। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। आपने देखा कि नाराजगी है, लेकिन सियासत का पहलू यहाँ भी छोड़ा नहीं जाता है या छूटता नहीं है। और कहावत है पुरानी कि ऐसे मौक़ों पर कम से कम सियासत तो बिल्कुल नहीं की जाती है। और जब गमज़दा हैं लोग और हिसाब किताब बराबर करना चाहते हैं, लेकिन हिसाब किताब बराबर करने के लिए भारतीय सेना का, हमारे साथ त्यागी साहब जुड़े हैं, एक बहुत ही सुंदर वाक्य है संस्कृत का जो हमारे वैदांतिक दर्शन से आता है, युद्धम प्रज्ञा। यानी जहां जरूरत हो वहां लड़ाई करो, बेवजह लड़ाई मत करो। युद्धम प्रज्ञा, विजडम के साथ लड़ो। त्यागी साहब आपका एक कमेंट। जी जी, मैं अभी विवेक भाई साहब को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे बार बार 20 दफा रिपीट किया उन्होंने, जवाब देना होगा, एक्शन लिया जाना चाहिए। ये बातों पे यकीन कैसे करें? वो एक्शन 26/11 के बाद क्यों नहीं लिया गया जी? उस समय तो खुद होके इंडियन एयरफोर्स कह रही थी कि ये एक्शन लिया जाए, तब क्यों नहीं लिया गया जी? और अब दूसरी बात, अगर हम चैनल पे बैठते हैं तो कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बैठते हैं। क्या इस तरह का गुस्सा तब नहीं होना चाहिए था जब श्रद्धालुओं की बस के ऊपर अटैक हुआ? मैं बीजेपी वालों से एक बात पूछता हूं जो इस समय सरकार में है, और ये अब कोई अपने खिलाफ ना समझे, लेकिन फैक्ट्स के ऊपर और लॉजिक के ऊपर, वो तो ये कि बार बार जो ये हमले हुए, इन हमलों को, आतंकी हमलों को 1 साल तक इकट्ठा होने दो और उसके बाद हम कोई सर्जिकल स्ट्राइक करें। ये आंसर होना चाहिए, या ये आंसर होना चाहिए कि जैसे ही कोई इस किस्म की वारदात होती है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं,
क्विक स्ट्राइक होनी चाहिए, इफेक्टिव स्ट्राइक होनी चाहिए, टेक्निकल लेवल के ऊपर होनी चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न, अगर आपको इस बात का कोई शक है कि हम आतंकवाद का नहीं, और वैसे हम भी यही कहेंगे कि आतंकवादियों को मारने से हमको मिलेगा क्या था, वो तो 72 हुरों के नाम पर फिर दोबारा आ जाएंगे। आवश्यकता तो वहाँ के सिपाही को खत्म करने की है। पाकिस्तान के एक सिपाही को या हिंदुस्तान के एक सिपाही को डेवलप करने में पैसा लगता है, ताकत लगती है, समय लगता है, ट्रेनिंग लगती है, और ये आतंकी तो उनकी स्टेट पॉलिसी है। लिहाजा हम उससे सफलता कहने लगे, वो सफलता नहीं है सर। वो बड़ी खबर तो हो सकती है कि 5 आतंकियों को मार दिया, पर वो सफलता जब है जब पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर अटैक किया जाए, और उसके लिए हमें पाकिस्तान के द्वारा तोड़े गए सीज फायर को अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए। यानी कि जब उनकी चौकी की तरफ से सीज फायर होता है, तब हिंदुस्तान की सरकार ये कहे कि चाहे हमला कर दो, क्योंकि अगर किसी ने एक दफे चाटे मारा तो फिर उसके रिटेलिएशन में आप उसका कत्ल भी कर दें तो गलती उसकी है जिसने पहले चाटा मारा। इजराइल और हमास के केस में ये आपने देख लिया होगा। अब फिर एक तीसरी बात कहीं पे अभी जिक्र आया इसका सीज फायर का। सीज फायर के बारे में मैंने आपको कहा, मैं एक बात और भूल गया। हाँ, मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, उन्होंने ये कहा कि हमारी सुपीरियर आइडियोलॉजी है, यानी कि सनातन धर्म भरम भरम सब बेकार, उनकी सुपीरियर आइडियोलॉजी है, हमारी जनरेशन को बताया जाए। दूसरा उन्होंने कहा हमारी कोई कॉमन हेरिटेज नहीं है, यानी कि गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुसलमान एक, ये सब गलत है। हिंदू और मुसलमान एक साथ रह ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें हमारे विचार अलग हैं, थॉट्स अलग हैं, हमारी आकांक्षाएं अलग हैं, धर्म अलग है, रीति रिवाज अलग है, वगैरह वगैरह। जी अब जब ये स्थिति है तो हिंदुस्तान के जो मुसलमान है, सीधे सीधे एक एक लाइन के 3 प्रश्न। कर्नल साहब, एक ट्वीट आया है केंद्रीय गृह मंत्री का, हम देख लेते हैं फिर लौटते हैं आपकी तरफ। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं बेहिचक, और हम आपके गुस्से को, और आप एक फौजी के नाते, एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के नाते, मैं आपके जज्बात, आपकी भावनाओं को बखूबी समझ सकता हूं। तो पहलगाम हमले को लेकर क्या बोले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह? भारत आतंक के आगे झुकेगा नहीं। जी, भारत आतंक के आगे झुकेगा नहीं, आतंकियों को किसी हाल में बख्शेंगे नहीं। तो ये 2 टूक मैसेज है, और मैसेज सीमा पार दहला भी रहा है उन लोगों को जो बैठकर अपने नापाक मंसूबे संजोकर ऐसी घृणित और ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। तो बड़ा मैसेज दिया है भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री, जो एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे जैसे ही सूचना मिली, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना दौरा रद्द करके सऊदी से लौटे हैं। और महत्वपूर्ण बात है कि भारत ने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो क्या वो बताकर की जाती है? बिल्कुल नहीं। रणनीति कभी भी बताई नहीं जाती। त्यागी साहब जो बातें कह रहे थे, रिटायर्ड कर्नल, सैन्य रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता इस समय। भारतीय सेना, भारत का खुफिया तंत्र और भारत सरकार जो सोच रही है वो बताया नहीं जाता है, न बताया जाएगा। एक्शन लिया जाएगा सही समय आने पर, ये अक्ल की बात है। चलिए, और ये आपको बता रहे हैं अगली खबर कि पाकिस्तानी एम्बेसी जो है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि दिल्ली में लगातार पाकिस्तान के एम्बेसी ऑफिस के बाहर संगठनों का प्रदर्शन जारी है। तो दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं, और इस बीच वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसका जायजा लिया हमारी सहयोगी नितिशा ने।
दिल्ली में आज पाकिस्तान दूतावास पर शिवसेना और कई और हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और इससे पहले यहां पर तमाम सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हो गई हैं। पाकिस्तान एम्बेसी पर इस वक्त हम खड़े हैं जहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। सीआरपीएफ तैनात है, दिल्ली पुलिस तैनात है। 2 गेट से 2 रास्ते हैं जो पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ जाते हैं और आप देख सकते हैं कि दोनों ही रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था बरती जा रही है, एहतियात बरती जा रही है और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी पीछे घूमकर एक बार दिखाएं। आरएएफ की गाड़ी भी आती हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है और उस तरफ आप देखिए दिल्ली पुलिस के जवान भी और आते जा रहे हैं और अब आरएएफ की गाड़ी भी आ गई है। रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया जा रहा है और जवान आ रहे हैं। उसके पीछे एक डीटीसी की बस नजर आ रही है हरे रंग की, उसके अंदर यकीनन और जो है सिक्योरिटी के लिए और ज्यादा जवानों को बुलाया गया होगा। धीरे धीरे अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जा रही है। दरअसल कल जो है हुए आतंकी हमले के बाद आज विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया था शिवसेना की तरफ से। आपको बता दें कश्मीर के पहलगाम में बैसारन घाटी में जिस तरह से आतंकियों ने टीआरएफ के आतंकियों ने कायराना हमला किया था, जो निहत्थे टूरिस्ट थे उनको चुन चुन कर मारा गया था, उनसे उनका नाम पूछा गया, धर्म की पहचान करके उन्हें निशाना बनाया गया, जिसके बाद पूरे देश भर में आक्रोश है और सभी ये चाहते हैं कि इस आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। उसी सिलसिले में आज देश भर में कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, साथ ही साथ शोक सभाएं बुलाई गई हैं और आज पाकिस्तान एम्बेसी पर शिवसेना ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। उसी के मद्देनजर ये सुरक्षा व्यवस्था पूरी की जा रही है ताकि कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति ना उत्पन्न होने पाए, क्योंकि इस वक्त लोग बहुत आक्रोशित हैं और शोकजदा भी हैं। किसी भी देश की एम्बेसी की सुरक्षा करना उस देश की जिम्मेदारी होती है जहां पर वो एम्बेसी है। यानी पाकिस्तान एम्बेसी अगर हिंदुस्तान में है, अगर नई दिल्ली में है, हमारे देश की राजधानी में है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि एम्बेसी की वहां काम करने वाले लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान किया जाए, किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की कोई स्थिति ना बनने पाए। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर राना के साथ नितिशा बंसल। पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे देश में गुस्सा है, नाराजगी है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी बीजेपी की तरफ से कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे। जी डॉक्टर वाजपेयी। जी मैं बस कर्नल साहब को सुन रहा था, तो कर्नल साहब खुद उस फोर्सेस का हिस्सा रहे हैं। कभी भी देश के विरुद्ध जब कोई देश लड़ता है तो 2 प्रकार के अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक टैक्टिकल अप्रोच होती है और एक स्ट्रैटेजिकल अप्रोच होती है। टैक्टिकल अप्रोच के तहत टिट फॉर टैट की जिसकी बात त्यागी जी ने कही है वो जायज भी है। दोनों अप्रोच पे देश काम किया करते हैं और कई बार त्यागी साहब टैक्टिकल अप्रोच बताई नहीं जाती है। जैसे पाकिस्तान डिसोन करता है कायराना हरकतों को, वैसे ही जो कायराना हरकतें करने वाले उनके आर्मी के जो विंग हैं उसके आसपास भी आपने देखा होगा बाइक सवार घूमते हैं। तो ऐसा नहीं है कि देश में इसका संज्ञान नहीं लिया जाता, लेकिन स्ट्रैटेजिक एक्शंस जिसकी हम बात करते हैं वो देश के अस्तित्व को ध्यान में रख के की जा सकती है। वो एक आतंकी देश है और जैसे शरद जी ने कहा हम एक आतंकी देश नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हमको उसका इलाज भी करना है। तो हमारे इलाज के तरीके भारत को बहुत अच्छे से आते हैं। भारत की सरकार, भारत का नेतृत्व, भारत की फौज, भारत की एजेंसी सक्षम है। कोई आकर हमको यदि हमारी कमियों का लाभ उठाकर, कोई हमारी कमजोरी का, राजनीतिक कमजोरी, सामाजिक कमजोरी का लाभ उठाकर कुछ कर गया, इससे देश कमजोर नहीं हो जाता है। हम में कमियां होंगी, हम लोग लड़ते दिखाई देंगे, आपस में लड़ते दिखाई देंगे। अभी पॉलिटिकल ब्लेम गेम जैसा शुरू हो गया है, सर जी आप भी देख रहे थे, ये सब मौजूद है। लेकिन इस सब के बावजूद हमारा देश बहुत मजबूत है, हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत है, ये दुनिया जानती है। तो आप मानकर चलिए, चाहे वो टेक्टिकल फ्रंट हो, टिट फॉर टैट की बात जिसकी ओर त्यागी जी ने कहा हो, और चाहे स्ट्रेटेजिक फ्रंट हो, दोनों पर एक बहुत मजबूत रणनीति के साथ भारत आपको आगे आते दिखेगा। और आप मानकर चलिए, एक लाइन ध्यान रखिए कि जवाब जरूर दिया जाएगा। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है डॉक्टर हितेश वाजपेयी कि जवाब हम दें। और लेकिन जैसा आपने कहा, ये बिल्कुल सही बात है, हम आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, इसीलिए यूक्रेन भी हमारे प्रधानमंत्री को बुलाता है और रूस और पुतिन साहब भी बुलाते हैं, और दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं वो कहते हैं कि भारत एक उम्मीद की किरण है। और ये दौर बहुत चुनौतियों का दौर है, क्योंकि कई जगह तकलीफ़ें हैं, टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है अमेरिका और चीन के बीच और तमाम मुल्कों के बीच में।
रूस यूक्रेन के बीच अभी कोई शांति की किरण नहीं दिख रही है। कब कैसे हालात बन जाएं दुनिया में कुछ नहीं कहा जा सकता। इन परिस्थितियों में युद्ध हर चीज का सल्यूशन नहीं है। अगर ऐसा होता तो रूस और मैं बस कहना चाहता हूं, जी अनुमति दे। जी देखिए, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तो यदि भारत और पाकिस्तान को लेकर चलें तो मैं बहुत स्पष्ट आई कैन फोरसी कि इसमें समापन पाकिस्तान का ही होना है, क्योंकि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं और पाकिस्तान जो उसकी बुनियाद जिस पर है उसको वो छोड़ेगा नहीं। तो अंत जो है वो पाकिस्तान का ही होना है। ये भी मैं आपको आई कैन फोरसी पॉलिटिकली, और जिस प्रकार से हम लोग देख पाते हैं कि भारत मजबूती से अपने कदम बढ़ा रहा है, तो इस प्रकार की कायराना हरकतें ये बताती है कि वो देश निराश भी है, हताश भी है, क्योंकि बॉर्डर पे सामना नहीं कर सकता। तो अंत क्या होगा? अंत आज कल परसों जब भी होगा, आप इस देश का अंत ही इस पूरी समस्या का अंत होगा जो कभी ना कभी सामने आएगा। ये आपने ठीक कहा डॉक्टर वाजपेयी, और ये अंत ही तो था कि आपके अंत की शुरुआत ही तो थी कि आपका एक हिस्सा कट के बांग्लादेश हो जाता है। ये क्या था? आपका बलूच जिस तरह से सुलग रहा है, पख्तूनवा जिस तरह से सुलग रहा है, ये क्या है? क्यों पाकिस्तान की 60%, 80% आबादी ये कहती है, जो दिल में मानती है, कुछ तो खुल के कहते हैं कि बहुत गलत हुआ कि हम यहाँ चले आए, हिंदुस्तान में रहते तो ज़्यादा सुरक्षित रहते, कम से कम 250 रुपये किलो टमाटर तो नहीं खरीदना पड़ता। आज पाकिस्तान क्या बना पाता है? सिर्फ आतंकी। उसकी फैक्ट्री कौन सी सबसे दुनिया में कुख्यात है? आतंकवाद के निर्माण की फैक्ट्री। ऐसे मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या भविष्य होगा उसका? एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिसेबल है, कि हो सकता है कि इन 26 लोगों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी शरद जी, और ये पीओके की तरफ जो कि हमारे एजेंडा में है, जिसको ये पीओके कहते हैं ना, वो कश्मीर के विलय का समय आ गया। डॉक्टर साहब, आपने सुनी होगी मंजूर साहब की बात, मैंने बहुत उम्मीद से उनको सुना है, जो अनंतनाग से हमारे साथ जुड़े थे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो बात मैं शेयर करूंगा जल्दी से आपके साथ, लेकिन इस समय जो सस्पेक्टेड टेररिस्ट थे उनकी तस्वीर सामने आ गई है। अब बहुत क्लियर कट उनकी तस्वीर सामने आई है। जो भी सस्पेक्टेड टेररिस्ट थे उनकी एक बहुत साफ तस्वीर हमारे सामने आ गई है। तो ये है पहलगाम के आतंकी हमले के गुनहगार। गौर से देखिए, और जहां भी ये नजर आए भागने की कोशिश करें। अगर आम शहरी, आम हिंदुस्तान, ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, और ये देखिए, ये बरगलाए हुए नौजवान मालूम पड़ते हैं, जिनके चेहरों पर सिर्फ ज़रूरतमंदी, जिस तरह से कसाब को हमने देखा था। तो ये वो तस्वीर है जब अटैक के पहले ये भारत और जम्मू कश्मीर में इनकी घुसपैठ हुई है, उसके पहले की एक तस्वीर है जो सामने आई है। यानी हम बहुत तेज़ी से, ये बड़ी उम्मीद की बात है कि कदम दर कदम हम इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। 2 आतंकियों को तो ढेर किया गया है जम्मू कश्मीर में। अभी ये खुलासा नहीं है कि क्या उनमें से ये जो 4-5 लोग थे ये वही है, लेकिन तेज़ी से हम कदम दर कदम इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, और ये बहुत जल्दी ही या तो गोलियों का निशाना बनेंगे या हमारे सुरक्षा बलों की जद में होंगे। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। पहले हमने आपको स्केचेस बताए थे, और अब साफ तस्वीर हम आपके सामने ये रख रहे हैं, जो उन सस्पेक्टेड टेररिस्ट की तस्वीर है जिन्होंने इस कहर को बरपाया है भारतीय पर्यटकों के साथ जम्मू कश्मीर में। तो ये बड़ी खबर है। अभी बड़ी बात जो हम कह रहे थे डॉक्टर हितेश वाजपेयी के साथ, और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में ब्रह्मदीप अलूने जी भी जुड़ गए हैं, जो रक्षा संबंधी मामलों के एक्सपर्ट हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। ब्रह्मदीप जी, आपको भी मैं बताना चाहूँगा कि अनंतनाग से मंजूर साहब हमारे साथ जुड़े थे, जो वहाँ के एक स्थानीय नागरिक हैं और कारोबारी हैं। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि अब हम मिलिटेंसी को नहीं देखते हैं कश्मीर में। उन्होंने कहा बेखौफ होकर सब कुछ चल रहा है, यानी आतंकियों को और सीमा पार जो बैठे हुए हैं आका, जो इसको जन्म देते हैं, उन्हें ये चिंता थी कि अब बंदूक कौन उठाएगा कश्मीर में, क्योंकि वहाँ की मिलिटेंसी तो ख़त्म हो गई लगभग। तो ये बाहर से आकर अंजाम देकर खौफ पैदा करने की एक कोशिश है। इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है। मैं आऊँगा आप दोनों की तरफ, मेहमानों की तरफ, लेकिन पहले चलता हूँ भोपाल में, जहाँ
विरोध का सिलसिला लगातार जारी है और ये हमारे साथी सूरज हैं जो हमें बताएंगे कि कहां और किस तरह से ये वक्फ बोर्ड को लेकर भी विरोध की तस्वीर है, किस तरह से क्या चीज है, हम पहले समझेंगे इसको। सूरज जी। और देखिए ये कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है और आप देखिए आग लगाई जा रही है पाकिस्तान के पुतले पर कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया है बेहद निंदनीय है, बेहद डरपोक जो खासतौर से लोग होते हैं वो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं, क्योंकि पर्यटक जब वहां पर पहुंचे थे उनके ऊपर गोलीबारी की, उनकी मौत हुई और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी घटना बहुत निंदनीय है। और शायद यही कारण है कि पाकिस्तान के खिलाफ देश भर की जनता के मन में जो रोष है, जो गुस्सा व्याप्त है, वो खुलकर सामने आ रहा है। देखिए वक्फ बोर्ड के सामने ये मुर्दाबाद पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं, पुतला जलाया जा रहा है कि किस तरीके से जो नृशंस हत्याएं हमारे देश के नागरिकों की गई हैं पाकिस्तान की तरफ से, आतंकवाद की तरफ से, अलग अलग संगठन जो पाकिस्तान में एक्टिव हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अब देश भर में ये गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है और जिसका परिणाम है कि पुतले जलाकर लोग अपने कहीं ना कहीं गुस्से को जता रहे हैं। और देखिए ये सनोर पटेल भी हैं, आप लोग भी सरकार देखिए जो आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में करने का प्रयास कर रहे हैं या कर रहे हैं, उन सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ निकलता है। ये पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए और भारत में मजबूत सरकार है, इस प्रकार की घटना का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसलिए आज हम पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि पाकिस्तान को इसमें ठीक करने का काम किया जाए और जो आतंकवादी दोबारा कभी ऐसी घटना करने के बारे में सोचे नहीं, ऐसी सजा आतंकवादियों को मिले। इस्लाम में ऐसी बातों की कतई इजाजत नहीं है, कतई इजाजत नहीं है कि इस्लाम में इस प्रकार की घटना, मानवता के विरुद्ध कोई घटना घटे, इंसानियत के विरुद्ध कोई घटना घटे, इस्लाम में इस बात की कोई इजाजत नहीं है। और इसलिए हम इसका घोर निंदा करते हैं, हम इस पर निंदा व्यक्त करते हैं और देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर ये पुतला यहाँ पर जलाया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी यही गुहार लगाई जा रही है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। और ये जो धधकती आग कुछ पुतलों के से निकलकर सामने आ रही है, वो कहीं न कहीं लोगों के मन में भी ये आग है कि आखिर जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है वो कौन लोग थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और शायद यही कारण है सरकार अपने स्तर पर जिस तरीके से एक्शन में है। तत्काल केंद्रीय गृह मंत्री पहलगाम पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से वापस आए और कहीं ना कहीं अब लगातार एक्शन भी उस पर किए जाने को लेकर जो है वो प्लानिंग जरूर चल रही होगी। लेकिन आप देखिए लगातार पूरे देश में इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और पुतला पाकिस्तान सरकार का जलाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान सरकार का इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के सीनियर जर्नलिस्ट जहूर अहमद। हम कोशिश कर रहे थे कि उनको जूम पर लें, लेकिन वो मुनासिब नहीं हो पा रहा है टेक्निकल अड़चनों के चलते। जहूर साहब, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस वक्त आप कहाँ पर हैं? इस वक्त आप अनंतनाग में हैं या श्रीनगर में हैं? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया। अभी हम श्रीनगर में मौजूद है, जहां ऐतिहासिक घंटाघर के सामने देखे तो पूरे जितने भी समुदाय है जम्मू कश्मीर के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सबके सब प्रोटेस्ट के लिए खड़े हैं और पहलगाम में मारे जाने वालों के साथ खड़े हैं। और इस एक्ट को बर्बरता कहा गया है और इंसानियत के खिलाफ बता रहे। साथ ही बता दें कि महबूबा मुफ्ती पॉलिटिकल लीडर है पीडीपी की तरफ से, उनकी पार्टी ने भी एक बहुत ही बड़ा जलसा किया इस किलिंग के खिलाफ। जी, अभी जो माहौल है जम्मू कश्मीर का, देखिए मुझे लगता है कि कई बार जो बात एक शेर कहता है कि जुल्म सहने से भी छिन जाता है राजा जे सुखन, और जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो अब ये इंतहा हो गई है जुल्म सहने की। वो जम्मू कश्मीर जिसे बरदुए फिरदौस कर ज़मी हस्तो अमी हस्तो अमी हस्तो अमी हस्तो कहा जाता है कि दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है। और कश्मीर का जो आम बाशिंदा है वो बहुत शरीफ, सीधा साधा, अपने रोटी रोज़गार से मतलब रखता है। तो ये राइट टाइम है कि जब जम्मू कश्मीर के स्थानीय मुसलमानों को इसकी मुखालिफत पुरजोर तरीके से करनी चाहिए।
देखिए, मुखालिफत ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जैसा मैं बताता जा रहा हूँ कि निहत्थे पे गोली चलाना हमारा मजहब, मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इस्लाम हो या कोई धर्म हो, किसी भी निहत्थे को, किसी भी ऐसे इंसान को मारने की इजाजत नहीं देता। ये बिल्कुल इस्लाम के और बाकी ग्रंथों के खिलाफ है। पूरे जम्मू कश्मीर की अवाम जो है इन फैमिलीज के साथ है जिन्होंने अपनी अपनी कीमती जानें गंवाई है अनंतनाग में। और दूसरी जानिब देखे तो कुछ मीडिया आउटलेट्स ऐसा चला रहे हैं, एक पोर्ट्रे दिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए। हमने लाइव में देखा कि कुछ न्यूज आउटलेट्स कश्मीर का ऐसा चेहरा दिखा रहे हैं कि जैसे हर एक कश्मीरी इस चीज में इन्वॉल्व हो। इससे फितना होगा और कुछ भी नहीं होगा। जबकि जम्मू कश्मीर के जितने भी इदारे हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे रिलीजियस हो, सबने कंडेम किया है। और सब इन पहलगाम के जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपनी कीमती जान खोई है। ज़हूर साहब, आप एक बहुत साफ जहनियत के सहाफ़ी भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। मुझे ये बताएं कि अब ये मौका इसकी निंदा करने का, मजम्मत करने से ज़्यादा इसका है कि खुल के इसके खिलाफ सामने आए, क्योंकि चाहे दुनिया का कोई रिलीजन हो, इस्लाम हो, कुरान हो, गीता हो, बाइबल हो, सब ये बात कहते हैं कि निर्दोष जी खुल के सामने आए हैं। आपने कल से देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के सारे जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो, इसके खिलाफ खड़े हैं। जी, अभी क्या वहाँ परिस्थितियां हैं? जो पीड़ित परिवार हैं, क्या इन्हें किसी कैंप में रखा गया है? कहाँ, श्रीनगर में रखा गया है या पहलगाम में रखा गया है? देखिए, अभी इतना बता सकते हैं कि जो डेड बॉडीज है, जितने भी डिसीज है, इनको पुलिस कंट्रोल रूम में रखा हुआ है। वहाँ पे कंडोलेंसेज एंड ऑल जो फॉर्मेलिटीज है वो हो रही है और उसके बाद एयरलिफ्ट करके इनको अपने अपने घर इनकी डेड बॉडीज भेजी जाएगी। लेकिन इससे एक और चीज रेलेवेंट है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने हर एक मृतक को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। जी, हमने बीच में ये भी सुना कि देर रात तक श्रीनगर हो या जम्मू कश्मीर की तमाम वादियां हो, अनंतनाग हो, पहलगाम हो, देर रात तक पर्यटक और आम लोग बेखौफ वहां घूमते थे और कश्मीर की वो रंगत जो 70 और 60 के दशक में थी वो लौट आई थी। इज इट ट्रू? देखिए, ऐसा है कि कुछ टूरिस्ट ऐसे हैं जो डरे सहमे थे, लेकिन मेजोरिटी जो है जी उसमें किसी को भी कोई खौफ नहीं है। जम्मू कश्मीर के, स्पेशली कश्मीर के जो लोग हैं, बाशिंदे हैं, हर एक को अपने घर में जगह देने की कोशिश भी कर रहे हैं, दिल में तो दे ही रहे हैं। लेकिन ये बताना जरूरी है, किसी भी टूरिस्ट को कोई भी परेशानी नहीं हुई है। खुलकर वैसे का वैसा ही माहौल है जैसा पहले हुआ करता था और इसमें सबसे बड़ा हाथ कश्मीरी लोकल का है। जी, क्या पाकिस्तान के खिलाफ जो गुस्सा होना चाहिए, हमने देखा है कि खुद उस कश्मीर में जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, वहाँ भी पाकिस्तान को लेकर बहुत गुस्सा है। खुद कश्मीर में कितना स्थानीय जो लोग हैं वो पाकिस्तान से नाराज हैं? देखिए, आज कश्मीर की पिक्चर आप लोगों को या हर एक इंडियन को समझ आ रही होगी कि हर एक कश्मीरी, मैंने स्पेशली रिलीजियस कहा क्योंकि रिलीजन को बदनाम किया जाता है, रेडिकल बताया जाता है, लेकिन यहाँ के हर एक रिलीजियस स्कॉलर ने, प्रीचर ने इसको कंडेम किया है, उन फैमिलीज के साथ खड़े हैं। और ये भी बता दें कि पीओके की बात यहाँ पे इसलिए मैं नहीं करूंगा क्योंकि पीओके की हालत खुद आपको पता है कि कितनी खराब है। और मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ज़हूर साहब, पाकिस्तान को तो कंडेम किया जाना ही चाहिए। देखिए, कंडेम तो हर एक एक्ट को, ऐसा जो भी एक्ट हो उसके लिए कंडेम करना चाहिए और करता रहेगा हर एक कश्मीरी। जी हाँ, वो माहौल बनना ही चाहिए क्योंकि पाकिस्तान कई बार रिलीजन के नाम पर, पाकिस्तान से ज़्यादा वो जो पाकिस्तान में बैठे वो लोग जो हैं, जो जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में अमन चैन नहीं चाहते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो ऐसा करें। जी देखिए, यहाँ पर एक चीज ये बताना जरूरी है कि पॉलिटिकल सिनेरियोस पे ऐसी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन कोई प्रॉपर सोल्यूशन ना तो वहां से लोग जा रहे हैं ना तो यहाँ से लोग जा रहे हैं। कोशिश ये है कि हर एक जिंदगी अपनी आसानी से बिताए, परेशानी से दूर होकर बिताए, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम इतना घटिया है यहाँ कि समझ में नहीं आ रहा है कब क्या हो जाए। एक तरफ आप देखिए कि माहौल साफ होता जा रहा था, ठीक होता जा रहा था, सुधरता जा रहा था, लेकिन दूसरी जानिब आप ये देखेंगे कि पॉलिटिकल स्टंट्स ऐसे हो जी जी का झगड़ा हो, ऐसे इंसिडेंट्स इसी वजह से मेरे हिसाब से सामने आ रहे कि जो कि नहीं आने चाहिए थे। ये आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया करूंगा। आगे अपडेट्स के लिए आपको फिर जोड़ने की कोशिश करूंगा। तो ज़हूर अहमद साहब हैं, ये कह रहे हैं कि काफ़ी गुस्सा है, जर्नलिस्ट हैं वहाँ के,
युवा जर्नलिस्ट हैं। इनका कहना है कि काफ़ी गुस्सा और नाराज़गी है और छिपे हुए तरीके से, बहुत खुलकर नहीं, लेकिन ये इशारा करते हैं वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ कि जिस तरह से इनका एलिगेशन है कि वहाँ पॉलिटिकल स्टंट हो रहे हैं, उसकी वजह से भी हालात काफ़ी पेचीदा हुए हैं और जटिल हुए हैं। मैं ब्रह्मदीप अलूने साहब काफ़ी देर से हमारे साथ हैं, उनकी एक टिप्पणी इस पर चाहूँगा पूरे मसले पर। सर देखिए, जो धर्मांधता या कट्टरपंथ का राजनीतिक इस्तेमाल है उसको करके जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया था। 4 दिन पहले जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष है उन्होंने फिर उसका इस्तेमाल किया और उसी धर्मांधता और कट्टरता को हमने कश्मीर में देखा। दरअसल पाकिस्तान के लिए एक प्रयोग स्थली है कश्मीर, जहां पर वो चाहते हैं कि किसी कीमत पर कश्मीर को बर्बाद करे, किसी कीमत पर वहाँ धर्मांधता को पैदा करे और वहाँ से सिखों और हिंदुओं का पलायन सुनिश्चित करके पूरे देश में या पूरे भारत में यह संदेश देने की कोशिश करे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि कश्मीरियत ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है, कश्मीरी लोग बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि पाकिस्तान में जो कश्मीर में जो महबूबा मुफ्ती जैसे लोग हैं या अब्दुल्ला जैसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पक्ष में बयानबाजी करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि धारा 370 के हटने के बाद कश्मीर में खुशहाली आई है, कश्मीर के लोग खुशहाल हुए, वहाँ पर जो है रोजगार आया है, वहाँ पर विकास हो रहा है और यही कारण है कि आतंकियों को एक महफूज ज़मीन मिलती है। तो यह समय है जबकि हमको एकजुटता से प्रदर्शन करना चाहिए और यही समय है जब हमको दुनिया को दिखाना चाहिए कि जो 90 के दशक में पाकिस्तान ने जो कोशिश की थी और कश्मीर को जो बांटने की कोशिश की थी, वहाँ से हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ गया है और अब कश्मीर को बरगलाने से कश्मीर टूटेगा नहीं, कश्मीर के सारे लोग साथ में होंगे और यह तभी हो सकता है जबकि कश्मीर की जो मुस्लिम समुदाय है वो आगे आकर ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करे, पाकिस्तानी नेताओं के पुतले जलाए और सबसे बड़ी बात है वो राजनीतिक पार्टियां जो कश्मीरियत को बर्बाद कर रही है वो हिंदुस्तान में भी रहती हो तो उन पार्टियों का बहिष्कार करना ही पड़ेगा। कश्मीरियों को, उनको भारत की सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि यही वो संदेश है जो पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं, यही वो संदेश है जो वहाँ के सेनाध्यक्ष को भी ये संदेश दे सकते हैं कि द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत यदि सही होता तो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग नहीं होता, बलूचिस्तान अलग नहीं होता और आप अफगानिस्तान के मुसलमानों को अपने साथ रखते वापस रवाना नहीं कर देते। तो पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं करा एक भी आदमी और यही समय है जब कश्मीर के लोग एक साथ में खड़े होकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दें। बिल्कुल कुछ